Students, my name is Jinisha Singh and you are watching Jinisha classes. In today's session, we will continue from question number 161. हमने पिछले सेशन में लेवल 4 को स्टार्ट कर लिया था और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 161 से कंटिन्यू करेंगे. So let's get started. Question number 161. Air pollutant that are released into the atmosphere directly from their sources are called primary pollutant. Which primary pollutant makes up the maximum global emission? तो जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स की हम अभी बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि अपने सोर्स से डायरेक्टली अभी रिलीज हुए हैं, अभी एटमॉस्फेयर में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है. तो हमें बताना है कि इन प्राइमरी पॉल्यूटेंट में से सबसे ज्यादा कौन सी गैस कवर करती है. ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड. तो चलिए इन सभी गैसेस का थोड़ा परसेंटेज समझ लेते हैं. तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज देख लें ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिट होती हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पूरा कवर करती है 79% एंड 11% कवर करती है मीथेन, 7% नाइट्रस ऑक्साइड एंड 3% फ्लोरिनेटेड गैस. तो फ्लोरिनेटेड गैस वही गैसेस होती हैं जो कि हेलोजन ग्रुप की गैस होती हैं, जो 17 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं ना उनको. तो चलिए इन सभी गैसेस का एमिशन सोर्स भी देख लेते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी व्हीकुलर एमिशन होता है, जितना भी फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड इसी में से निकलता है. मीथेन बायोमास से निकलता है. बायोमास जैसे कि जो गोबर गैस बनाते हैं गांव में, विलेजेस में, तो उसमें से भी मीथेन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है. नाइट्रस ऑक्साइड भी व्हीकुलर एमिशन है, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से होता है और नाइट्रस ऑक्साइड जो सीमेंट फैक्ट्रीज होती है यहाँ से भी निकलता है. फ्लोरिनेटेड गैस, ये जो फ्लोरिनेटेड गैस होती है ये सारे अप्लायंसेस से निकलते हैं. तो हमारे क्वेश्चन नंबर 161 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड. चलिए क्वेश्चन नंबर 162 को देखते हैं. The UNFCCC is a United Nations Secretariat with the duty of supporting the global response to the threats posed by the climate change. What is the full form of UNFCCC? UNFCCC जो है ये यूनाइटेड नेशन ने ये फाउंडेशन को बनाया था, इसकी ड्यूटी है क्लाइमेट चेंज को कम करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, उससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स लेना. तो हमें बताना है UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है. ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. तो चलिए UNFCCC को थोड़ा और समझते हैं. तो UNFCCC को 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था, पर ये फोर्स में 1994 में आया था. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1949 में ही उसे वो पूरा बन के कंप्लीट हो गया था, पर वो फोर्स में 1950 में आया था. तो इसी तरह UNFCCC 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड 1994 में ये फोर्स में आया था. और इसमें टोटल 198 कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज को पार्टीज टू द कन्वेंशन भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 163. The ozone layer protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun which can cause health conditions like premature aging and skin cancer. Which type of UV rays are the most harmful? तो ये जो हमारी ओजोन लेयर है वो हमें जो सन से UV रेज निकलती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. तो UV रेज के अगर साइड इफेक्ट्स देखें तो जैसे प्रीमेच्योर एजिंग, स्किन कैंसर, सनबर्न जैसी कुछ प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं. तो हमें बताना है कि ये जो UV रेज है इनमें से बताना है कि कौन सी UV रेज सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है. तो ये UV रेज भी 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज UVA, सेकेंड वन इज UVB एंड थर्ड वन इज UVC. तो इन UVA, B, C में से बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा हार्मफुल है. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी UVC. तो चलिए इस डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझते हैं इन तीनों को. तो अगर UVC की बात करें तो ये हमारे अर्थ पे ना के बराबर आता है और UVB मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, बस 2% इसमें से UVB का अर्थ पर आता है एंड UVA जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हमारी ओजोन लेयर.
जितना भी हमारे अर्थ पर यूवी रेज आती है तो उसमें से केवल इसमें से पूरा 98% यूवीए ही कवर कर लेता है। एंड यूवीए के साइड इफेक्ट्स देखें तो इससे स्किन टैनिंग, स्किन कैंसर, एजिंग, रिंकल, आई डैमेज, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड यूवीबी इससे थोड़ा हार्मफुल होता है, तो इसके थोड़े ज्यादा इफेक्ट्स है। तो इससे यूवीए से टैनिंग होती थी, अब यूवीबी से सनबर्न हो रहा है, तो इससे स्किन कैंसर, एजिंग, रिंकल, ये सब यूवीबी से भी होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 164, increased temperature of which layer of the atmosphere leads to global warming। तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है, ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन से लेयर के टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग फेस करनी पड़ती है। तो चलिए इन सभी लेयर्स को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में ही जो वेदर चेंजेस होते हैं उसी की वजह से, जैसे बारिश हो रही है और कभी आंधी आ गई, तो ये सारे ट्रोपोस्फेयर की वजह से ही होता है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर सबसे निचली लेयर है। अब इसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो फाइटर जेट्स होती हैं, तो एयरप्लेन्स होते हैं, ये लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती हैं, और इस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर आपको देखने को मिल जाएगा। मीजोस्फीयर को सबसे कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, और यहीं से जो हमारे अर्थ पे एस्ट्रॉइड्स आते हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। एंड थर्मोस्फेयर, आपने नॉर्दर्न लाइट्स का तो नाम सुना ही होगा नॉर्वे में, तो ये जो नॉर्दर्न लाइट्स का जो फिनोमिना होता है ये थर्मोस्फेयर में होता है, फिर जाके वो नॉर्वे में दिखता है। तो आपने सुना होगा कि नॉर्वे अपने नॉर्दर्न लाइट्स के लिए बहुत फेमस है, वहां पे रात को स्काई में बहुत ही अच्छी लाइट ग्लो करती है, आप देखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा वो। एग्जोस्फेयर में जितने भी स्पेस स्टेशन होते हैं तो वो सारे एग्जोस्फेयर में ही होते हैं, इन्हें ज्यादा स्पेस में नहीं भेजा जाता है, क्योंकि अगर इन्हें ज्यादा स्पेस में भेज दिया जाएगा तो कम्युनिकेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फेयर। तो चलिए ट्रोपोस्फेयर को थोड़ा और समझते हैं कि इसी में क्यों ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट दिखता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो हैवी गैसेस होती हैं, तो ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाती, जो हैवी चीजें होती है वो तो नीचे बैठ जाती हैं, वो ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाती, तो वो हैवी गैसेस ट्रोपोस्फेयर में ही रह जाती हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में रह जाती हैं तो अर्थ से जो हीट रिलीज होती है वो उन्हें जाने नहीं देती, तो इसी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग को फेस करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, troposphere. Now let's move on question number 165. Which of the following statements is true? Greenhouse gas effect has always existed but now increasing due to human activities. Option number B, climate is a result of Earth's natural cycle. Option number C, sources of pollution contribute to climate change. ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो चलिए एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को समझते हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड, इसका मतलब कि ग्रीन हाउस गैस हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, कभी खत्म नहीं हुई है। अगर ये ग्रीन हाउस गैस ना होती तो हमारी अर्थ का भी हाल कुछ मरकरी जैसा ही होता। मरकरी में क्या होता है कि दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है और रात में बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये हमारे अर्थ की हीट को ट्रैप करके रखती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे अर्थ पर वार्मथ बनी रहती है। अब जब ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो हीट भी ज्यादा ट्रैप होगी। आजकल ये ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे अर्थ की हीट भी ज्यादा ट्रैप हो रही है, तो इसी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग अभी फेस करनी पड़ रही है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लाइमेट इज अ रिजल्ट ऑफ अर्थ नेचुरल साइकिल, तो क्लाइमेट हमारे जो अर्थ का नेचुरल साइकिल होता है वो वही होता है। जैसे आपने दो टर्म सुने होंगे, क्लाइमेट एंड वेदर, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कई सारे लोग उन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर एक समझने की आप गलती मत करिए। जो क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्ग केस स्टडी के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने गूगल से पूछा कि कल का वेदर कैसा रहेगा, तो वो वेदर बताएगा कि कल बारिश होगी, कल आंधी आएगी, कल धूप निकलेगी, तो वो वेदर बताएगा कि अभी एक हफ्ते तक कल क्या मौसम होगा। पर अगर आप उससे क्लाइमेट पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि जैसा कि अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमारे अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हमारा क्लाइमेट भी अब धीरे धीरे गर्म होगा।
तो ये हो जाएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट अब उसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात की जा रही है, पर वेदर उसमें कल, आज या एक हफ्ते तक की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा वेदर। तो ये जो क्लाइमेट है हमारे अर्थ की नेचुरल साइकिल है, ये ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। तो जो जहां से पोल्यूशन इमिट हो रहा है तो वो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हो जाएंगे, जैसे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकुलर इमिशंस हैं, तो ये सारे सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हो जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज में ये क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करे। क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जैसे वहां से पोल्यूशन निकला तो पोल्यूशन में ग्रीन हाउस गैसेस निकली। ग्रीन हाउस गैसेस ने हमारी अर्थ की हीट को ट्रैप किया। हमारी अर्थ की हीट को ट्रैप किया तो हमें ग्लोबल वार्मिंग फेस करनी पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग हमें फेस करनी पड़ेगी तो अब धीरे धीरे हमारे क्लाइमेट में भी चेंज आएगा कि अब हमारी धीरे धीरे क्लाइमेट गर्म होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। Question number 166. The UN stands for reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries. In which year it was established? तो UN जो है ये एक UN ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो इसके फुल फॉर्म में सब कुछ है, तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं इसके फुल फॉर्म को। तो आपको इसके फुल फॉर्म में दो टर्म्स नजर आ रहे होंगे, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो आप सोच रहे होंगे सुनने में तो ये दोनों टर्म सेम लग रहे हैं, पर ये सुनने में सेम है पर इनका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। तो चलिए इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जैसे जहाँ पे फॉरेस्ट है, जंगल है, जहाँ पे वेजिटेशन कैचमेंट एरिया है, तो अब वहां से आपने उन ट्रीज एंड प्लांट्स को ही हटा दिया, वेजिटेशन को ही हटा दिया, तो वो हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। वहां से आपने ट्रीज को ही हटा दिया। एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ये हो जाएगा कि वहां पे अभी भी फॉरेस्ट है, वहां पे प्लांट्स हैं, वहां पे सभी चीजें हैं, पर जो फॉरेस्ट का जो मेन काम होता है, फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, तो उनका जो मेन फंक्शन होता है जैसे कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और उनसे मिलने वाले रिसोर्सेज जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल एंड जितने भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये सारे जो हैं फॉरेस्ट वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाएगा? क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इनको जो सूटेबल क्लाइमेट चाहिए प्लांट्स एंड ट्रीज को, तो वो मिल नहीं पाएगा। तो अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन ही नहीं मिलेगी तो वो अच्छे से परफॉर्म ही नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा टर्म फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो डिफॉरेस्टेशन में हम पूरा फॉरेस्ट ही हटा दे रहे, पर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन में क्या हो रहा है कि उसमें फॉरेस्ट है पर वो अपनी मेजर जो फंक्शंस है वो नहीं कर पा रहा है। तो इसको यूएन रेड का मकसद यही है कि ये जो डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है इसे रिड्यूस किया जाए, ये भी, और इसे डेवलपिंग कंट्रीज में चलाया जा रहा है। इसे इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में चलाया जा रहा है क्योंकि अभी डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप हो रही है, अभी उनकी फैक्ट्रीज बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही हैं। तो इससे क्या होगा कि फैक्ट्री से जो एमिशन निकलेगा तो उससे क्लाइमेट चेंज होगा, तो क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे क्या होगा, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होगा। और इन फैक्ट्रीज को बनाने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा क्योंकि फिर लैंड की कमी भी तो हो रही है ना, इतने ह्यूमन सेटलमेंट्स बस रहे हैं और इतना फैक्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, तो इन फैक्ट्रीज को बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन भी करना पड़ेगा। तो इसी वजह से डेवलपिंग नेशंस में चलाया जा रहा है क्योंकि वहां पे अभी फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है। इन्हें इस वजह से डेवलप नेशन में नहीं चलाया जा रहा है क्योंकि ये जो डेवलप नेशन है ये अब अच्छे से डेवलप हो गया, अब इन्हें और फैक्ट्रीज खड़ी करने की जरूरत नहीं है, इन्हें जितना प्रोग्रेस करना था इन्होंने कर लिया है, तो इसी वजह से इन्हें डेवलपिंग कंट्रीज में चलाया जा रहा है। तो हमें बताना है कि इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा था। तो इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर था 2008। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 2008। चलिए क्वेश्चन नंबर 167 को देखते हैं। Which of the following is responsible for the depletion of ozone layer in atmosphere? तो हमें बताना है कि ये जो इसमें सब्सटेंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सब्सटेंस ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। तो चलिए इस आंसर को करने से पहले ओजोन डिप्लीशन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो ओजोन लेयर जो है आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओजोन लेयर किससे बनी होती है? ओजोन के मॉलिक्यूल से बनी होती है। तो ओजोन लेयर की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें
में, तो अगर ये ओजोन लेयर ना होता तो हमारे अर्थ पे UVA, UVB, UVC ये तीनों आती, वो भी पूरे अमाउंट में। अगर ये पूरे अमाउंट में आते तो अभी हमने डिस्कस किया था कुछ पिछले क्वेश्चंस में कि इनसे सनबर्न हो सकता है, प्रीमैच्योर एजिंग हो सकती है और टैनिंग हो सकती है स्किन की। तो आप जिसके साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं, अगर ये ओजोन लेयर ना होता तो इसी वजह से हमें ओजोन लेयर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो ओजोन लेयर की ये जो डिप्लीशन है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो ओजोन किससे बना होता है? ऑक्सीजन के 3 एटम से बना होता है। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो ओजोन का एक मॉलिक्यूल है, ये एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन के एटम में डिवाइड हो जाता है। तो ये फिर ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं और फिर आगे चल के फिर वापस फ्यूज हो जाते हैं। पर जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में CFC का एक मॉलिक्यूल जाता है तो उसमें से क्लोरीन ब्रेक होके हमारे पास जो एक ऑक्सीजन का अलग से एटम था उसमें जाके फ्यूज हो जाता है। तो उसमें जब वो फ्यूज हो जाएगा तो ये फिर वापस ओजोन नहीं बन पाएगा। तो इससे क्या होगा कि धीरे 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 करके ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। तो ओजोन की कंसंट्रेशन कम होगी तो इससे क्या होगा कि हमारे अर्थ पे रेजेस आने लगेंगी। तो आपने एक टर्म सुना होगा ओजोन होल। तो ओजोन होल कोई होल नहीं होता है, वो उसमें कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उसमें कोई होल नहीं होता कि उसमें से डायरेक्ट रेज आ रही है, वहां से कंसंट्रेशन कम हो जाता है। और ये जो ओजोन डिप्लीशन है ज्यादातर अंटार्कटिका में देखा जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं तो इनको बैन करने के लिए अभी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इस तरह का सबसे पहला इनिशिएटिव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लिया गया था और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC के साथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी बैन करने का इनिशिएटिव लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 167 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। Now let's move on question number 168. In 2014, Global Alliance for Dash or GASCA was formed. It is an independent global alliance to improve food security, nutrient and resilience in the face of climate change. तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है रफली कि GASCA का फुल फॉर्म क्या है। इसमें आधा फुल फॉर्म दिया हुआ है और हमें इसमें से बताना है कि क्या होगा इसका पूरा फुल फॉर्म। तो चलिए पहले GASCA को समझते हैं। तो GASCA को फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया होगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये फूड सिक्योरिटी क्या होता है। तो फूड सिक्योरिटी के 3 पिलर्स होते हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन। तो चलिए इन तीनों पिलर्स को थोड़ा समझते हैं। तो अवेलेबिलिटी क्या होता है? अवेलेबिलिटी यानी कि हमारे पास अभी फूड अवेलेबल है, हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर से फूड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अवेलेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी यानी वो हमारे पूरी कंट्री को एक्सेसिबल है, यानी कंट्री का हर एक इंसान हमारे कंट्री का हर एक इंसान फूड को ले पा रहा है, उसके पास एक्सेसिबल है। एंड यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने अब जो फूड हमारे पास एक्सेसिबल है अब हम उसे यूटिलाइज करेंगे, उसे वेस्ट नहीं करना है, उसे यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइजेशन से क्या होगा कि हम और फूड सिक्योर बनेंगे। तो अगर हम इन तीनों पिलर्स को फॉलो करेंगे तो हमारे कंट्री में फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो हमसे GASCA का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 169, Which of the following is related in ozone formation? तो हमें बताना है कि ये जो 4 प्रोसेसेस दिए हुए इनमें से बताना है कि कौन सा प्रोसेस से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी कीमोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी फोटोकेमिकल प्रोसेस। ये जो ओजोन फॉर्मेशन होता है ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस, तो इन दोनों में फोटो वर्ड दिया हुआ है, तो अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो फोटोसिंथेसिस होता है कि जैसा आपको पता होगा कि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो प्लांट के फोटोसिंथेसिस का मतलब कि वो अपना फूड बना रहे हैं, उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनको सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब फोटो यानी लाइट, और लाइट के प्रेजेंस में वो लोग अपने फूड को, अपने न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लांट से रिलेटेड। पर हमसे ये ओजोन फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल प्रोसेस
मतलब कि ये फोटो लाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोकेमिकल प्रोसेस। तो चलिए ओजोन फॉर्मेशन को भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया था ओजोन फॉर्मेशन को कि ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो ये जो यूवी रेज आ रही हैं तो इनकी वजह से ये जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल थे अभी ऑक्सीजन के एटम्स में डिवाइड हो गए हैं। अब ये जो सेपरेटेड एटम है जब ये एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, ओजोन बन जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो ओजोन होता है ये ऑक्सीजन के 3 एटम से बना होता है। तो इससे हो जाएगा ओजोन का फॉर्मेशन। तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज नहीं होंगे तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फोटोकेमिकल प्रोसेस। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। Carbon credit is a monetary initiative for the companies to reduce their carbon emission. Those that cannot easily reduce emission can still operate at higher financial cost. Where did the concept of carbon credit originate? ये जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कंपनी के लिए जो ज्यादा अभी फैक्ट्री एमिशन कर रही हैं। तो अगर जो कम एमिशन में अपने फैक्ट्रीज को नहीं चला पा रही हैं तो उन्हें ज्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट पे करके वो अपनी फैक्ट्रीज को कम एमिशन में चला सकती हैं। तो ये हमें बताना है कि कार्बन क्रेडिट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी और रियो अर्थ समिट, ऑप्शन नंबर डी, ब्रंटलैंड कमीशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्योटो प्रोटोकॉल। तो चलिए कार्बन क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। फॉर एग्जांपल कनाडा एंड जापान है, ये 2 कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल जापान को 500 यूनिट्स खर्च करने के लिए मिले हैं, मतलब 500 यूनिट्स उन्हें दिया गया है कि 500 यूनिट्स तक आपको ग्लोबल आपको एमिशन करना है। एंड कनाडा को दिया गया कि आपको 1000 यूनिट्स आपको एमिशन करना है, आपको उससे ज्यादा नहीं जाना है, आप उससे कम भी एमिशन कर सकते हैं। तो जापान ने अच्छे इनिशिएटिव्स लेके जो उनके पास 500 पॉइंट्स थे उनमें उन्होंने उन 500 पॉइंट्स में से उनके पास 100 स्पेयर पॉइंट्स बच गए और उन्होंने केवल 400 पॉइंट्स खर्च किए। और वही कनाडा अपने एमिशंस को रेगुलेट नहीं कर पाए और उसके 1000 की जगह 1100 खर्च हो गए। तो वो कनाडा फिर जापान को फिर कनाडा जापान को मनी देके उनसे उनके पास जो 100 स्पेयर पॉइंट्स थे वो खरीद सकता है। तो इससे क्या होगा कि ये स्टेबिलिटी बनी रहेगी कि ग्लोबल एमिशन कम हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जनरली एक कंपनीज के बीच में होता है, एक कंट्रीज नहीं कंपनीज के बीच में होता है। और चलिए एक एक करके ये सभी जो कमीशंस एंड प्रोटोकॉल्स दिए हुए इनको भी थोड़ा समझते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो हमने अभी कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में समझा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसको ओजोन डिप्लीशन के लिए बनाया गया था। ओजोन डिप्लीशन अभी बढ़ रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बैन पर भी इसमें जोर दिया गया है। रियो अर्थ समिट को हम लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं और ये 1992 में ऑर्गेनाइज हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और यहीं से UNFCCC यहीं से इस्टेब्लिश हुआ था। और पर फोर्स में कब आया था UNFCCC? 1994 में। और हमारा लास्ट ऑप्शन है ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन में एक टर्म निकल के आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म सुना होगा, बहुत सुना होगा आपने एनवायरनमेंट पढ़ते समय। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये कि अगर हम एनवायरनमेंट पे ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम अपनी इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ देंगे। हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी जिसमें हम एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी इन दोनों को साथ में लेके चले, तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म कहां से निकल के आया था? ब्रंटलैंड कमीशन से। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 170 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्योटो प्रोटोकॉल।
फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो और आज के वीडियो में हमने ये 170 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।